नमस्कार दोस्तों। तो मैं दीपक रावत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द ग्लोबल एकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद है, आशा है कि सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की इस वीडियो में आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको इसमें मिलेगा एसएससी जीडी का जो एग्जाम हुआ था 21 फरवरी 2024 की मॉर्निंग शिफ्ट जो थी, पहली जो शिफ्ट हुई थी, उसका एग्जाम आपको देखने को इसमें मिलने वाला है। तो उम्मीद है सभी को अच्छे से समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि यदि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 48 सेंटीमीटर और 64 सेंटीमीटर है तो समचतुर्भुज का परिमाप क्या होगा? समचतुर्भुज को इंग्लिश में रोम्बस बोला जाता है। समचतुर्भुज क्या होता है? इसकी चारों भुजाएं इक्वल होती हैं। दूसरा, इसमें दो डायगोनल होते हैं और दोनों की लंबाइयां अलग अलग होती हैं। थोड़ा समचतुर्भुज के बारे में समझेंगे यहाँ पे क्या होता है। इस टाइप का आपका समचतुर्भुज होगा। इसकी चारों भुजा क्या होंगी? बराबर होंगी। ए, बी, सी और डी। इसमें जो दो डायगोनल होंगे, एक ये रहेगा आपका ए सी और एक ये रहेगा बी डी। दोनों की लंबाइयां अलग अलग होंगी। तो एक की 48 है और एक की 64 है। अब इन दोनों डायगोनल की कंडीशन क्या है कि जिस पॉइंट पर दोनों डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं वहां पर एक तो 90 का एंगल बनाते हैं, राइट एंगल पे ये इंटरसेक्ट करते हैं। दूसरा, दोनों की लंबाइयां इक्वल होती हैं कि बराबर भागों में डिवाइड होते हैं। डिवाइड कहने का अर्थ क्या है? जैसे इसकी कंप्लीट लेंथ 48 है तो ये 24 रहेगी और ये भी आपकी 24 होगी। ये 64 है तो 32 32। तो यहां पर मैं अगर बात करता हूं, इस पॉइंट को मैंने ओ नाम दे दिया तो यहां पर एक ट्रायंगल बन गया AOB। और AOB एक क्या है? हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल कितने का है? 90 डिग्री का है। और 90 के सामने वाली जो साइड होती है उसको राइट एंगल ट्रायंगल में क्या बोला जाता है? हाइपोटेन्यूज बोला जाता है। और ये रोम्बस के अकॉर्डिंग क्या बोलेंगे? इसको साइड बोलेंगे। तो इसका अर्थ हो गया कि हमें यहाँ पर हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है। और जो हमारा हाइपोटेन्यूज कर्ण जो निकल के आएगा वो हमारी समचतुर्भुज क्या होगी? भुजा रहेगी, साइड रहेगी। तो हमारी ट्रिपलेट होती है कौन सी? 3 4 5। एक ट्रिपलेट होती है पाइथागोरस पे। अगर मैं इसमें 8 का इंटू कर देता हूं तो ये हमारा 8 या 24, 8 चौक 32, तो 8 पन्ना क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। ये ट्रिपलेट बन जाएगी। 8 का इंटू क्यों किया? क्योंकि मेरे पास 24 और 32 चल रहा है और 3 और 4 में जब 8 का इंटू आएगा तो ये 24 32 हो जाएगा। तो हमारा जो डायगोनल है, सॉरी कर्ण जो बनेगा, हाइपोटेन्यूज जो बनेगा वो क्या होगा? 40 रहेगा। तो हमारी यहाँ पर क्या आ जाएगी? साइड 40 हो जाएगी। इसकी साइड कितनी है? 40। और चारों साइड क्या है? इक्वल है, तो ये भी 40 रहेगी, ये भी 40 होगी और ये भी क्या रहेगी? 40 रहेगी। पेरीमीटर पूछा है, परिमाप पूछा है। और पेरीमीटर क्या बनेगा? सम ऑफ ऑल साइड होता है। इसका अर्थ है 4a रहेगा। 4 मल्टीप्लाई में a का मान क्या है? 40। तो कितना हो जाएगा? 160। तो 160 सेंटीमीटर हमारा क्या रहेगा? परिमाप हो जाएगा। अगर किसी बच्चे को ये ट्रिपलेट के बारे में समझ नहीं आएगा, ट्रिपलेट कैसे है, तो आप पाइथागोरस प्रमेय सॉल्व करेंगे। क्या होती है वो? कर्ण का स्क्वायर, इट मींस हाइपोटेन्यूज स्क्वायर आपका रहेगा बेस स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर। और हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हटाएंगे तो रूट हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले से आप जब b का मान 24 फुट करेंगे और p का मान 32 फुट करेंगे और सिंप्लीफाई करने पर आपका तब भी 40 ही आएगा। या तो ट्रिपलेट याद कर लेना या फिर आप पाइथागोरस प्रमेय से इसको सॉल्व कर लेना। तो साइड कितने निकल के आई है? 40 आई है। पेरीमीटर पूछा है, सम ऑफ ऑल साइड होता है, तो 40 गुना के 4 कितना हो जाएगा? 160 रहेगा। तो सम चतुर्भुज का जो परिमाप है वो कितना आएगा? आपका 160 सेंटीमीटर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका एमआरपी का दे रखा है कि यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 4500 रुपए है और विक्रय मूल्य 3900 रुपए है तो वस्तु पर छूट कितनी है? केवल डिस्काउंट बताना है। डिस्काउंट क्या होता है? एमआरपी माइनस के एसपी होता है। एमआरपी कितना है? 4500 है और एसपी कितना है? 3900। माइनस कर देंगे क्या आ जाएगा? 600।
केवल डिस्काउंट ही पूछा है, छूट पूछी है, परसेंटेज आपको नहीं निकालना है, तो 600 रुपये यहाँ पर क्या आएगा, आंसर रहेगा। तो डिस्काउंट क्या होगा, डिफरेंस बिटवीन एमआरपी एंड एसपी इज कॉल्ड डिस्काउंट, कि अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का जो अंतर होता है वो डिस्काउंट होता है। यदि ये डिस्काउंट परसेंटेज आपसे पूछ लेता है तो डिस्काउंट परसेंटेज निकालने के लिए डिस्काउंट डिवाइड में एमआरपी इंटू में 100, ये और आपको अप्लाई करना है। ये कब करना है, जब आपसे पूछा जाएगा कि डिस्काउंट परसेंटेज क्या होता है, तब आप इससे आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आंसर आया 600, ए ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, पी क्यू आर का औसत 40 है, यदि P और Q का औसत 35 तथा Q और R का औसत 45 है तो Q का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम P Q R का टोटल निकालेंगे। टोटल कैसे निकालते हैं, एवरेज में मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर्स का संख्याओं का। एवरेज 40 है और संख्या कितनी है, 3, 3 का इंटू करेंगे, 40 गुना के 3 हो जाएगा 120। एवरेज में नंबर का मल्टीप्लाई करने से हमारा क्या निकल के आता है, टोटल निकल के आता है। इससे आगे P और Q का एवरेज है, तो P और Q का टोटल हो जाएगा 35, मल्टीप्लाई में कितना आएगा, 2 आएगा। 2 क्यों आएगा, क्योंकि 2 है आपके पास P और Q बस, ये आपका 70 हो जाएगा। इससे आगे करते हैं Q और R का 45, यहां पर भी गुना 2 कर देते हैं, क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब हमसे Q का मान पूछा है, तो Q का मान अगर हमें निकालना है तो फर्स्ट इक्वेशन में से मैं सेकंड को माइनस कर दूंगा। जब फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करेंगे तो P से P कैंसिल हो जाएगा, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, R। तो R की वैल्यू आएगी 120 माइनस के 70, जो कितनी आएगी, 50। कि मैंने पहली वाली इक्वेशन से सेकंड को माइनस कर दिया, तो हमारा R का मान निकल के आ गया 50, और R का मान पुट कर दूंगा थर्ड इक्वेशन में, तो Q प्लस में 50 बराबर कितना आएगा, 90 है। इधर ले जाकर सॉल्व करेंगे, 50 को इधर ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा, तो 90 माइनस के 50, तो Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, 40 आएगी। तो यहाँ पर Q का जो मान होगा वो क्या होगा, बी ऑप्शन 40 रहेगा। यदि आपको P का मान निकालना है तो फिर क्या करना होगा, जो आपकी सेकंड इक्वेशन है उसमें Q का मान रख देंगे, तो आप P का भी मान निकाल सकते हो। इससे आगे आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही आसान से क्वेश्चन थे आपके एग्जाम में, एसएससी जीडी वाले में। दो संख्याओं के बीच का अंतर, दो संख्याओं के बीच का जो अंतर है, इट मींस x माइनस वाई, डिफरेंस को माइनस से लिखा जाएगा, दो नंबर x और y है। उन संख्याओं का योग x प्लस वाई का 30% है, मल्टीप्लाई 30 डिवाइड में क्या हो गया, 100 हो गया, तो ये इक्वल हो जाएगा। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगी, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ये आएगा आपका 10x माइनस के 10y बराबर 3x प्लस के 3y। x को हम आगे ले आएंगे तो 10x माइनस के 3x, y को इधर ले जाएंगे प्लस हो जाएगा 10y प्लस के 3y। 10 में से 3 गया 7x, और इधर आपका हो जाएगा 13y। x और y बताना है, तो x का मान 13 रहेगा और y का मान 7 रहेगा। इक्वलिटी कंडीशन में x और y के जो मान होंगे, तो x का मान 13 होगा इक्वल के बाद, और y का मान क्या रहेगा, 7 रहेगा। या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई से आप सिंपलीफाई कर सकते हो रेशो को निकालने के लिए। तो x 13 y 7 आया है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ए ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। शुरू से एक बार और देख लीजिए थोड़ा सा क्या बोला था मैंने। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है दो संख्याओं के बीच का अंतर, तो दो संख्याओं के बीच के अंतर को हमेशा x माइनस वाई से लिखा जाता है, कि एक नंबर में से दूसरे नंबर को माइनस किया गया है। उन संख्याओं का योग, योग के लिए बीच में क्या आ गया, प्लस आ गया। ऑफ काला का रखा है, उसका अर्थ क्या होगा, मल्टीपल कितना परसेंट है, 30%, तो 30 बटे में 100 हो गया, जीरो से जीरो कैंसिल किया है, 10 का क्रॉस किया, तो 10x माइनस 10y बराबर 3x प्लस 3y। इसके बाद हमने x को एक तरफ किया है, y को एक तरफ किया है, जिसके बाद रिजल्ट क्या आ गया, हमारा रिजल्ट आ गया 7x बराबर 3y। तो x का जो मान होगा, x का मान 13 होगा जो y के मल्टीपल में है, और y का मान क्या होगा, 7 होगा जो x के मल्टीपल में है। तो 13:7 यहाँ पे क्या होगा, आंसर रहेगा। इससे आगे आपका क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा। क्वेश्चन 5 है, एक घड़ी 6,000 रुपए में खरीदी जाती है और 5500 रुपए में बेची जाती है।
घड़ी को 6000 में खरीद के 5500 में बेचा है, इसका अर्थ क्या हो गया? लॉस कमा लिया, कि लॉस हो गया। 6000 में खरीद के 5500 में बेचा है, तो लॉस कितना आ गया? माइनस कर लेते हैं। तो ये आपका लॉस जो आएगा 500 रुपए का आएगा। लॉस परसेंटेज बनाना है तो लॉस परसेंटेज बनेगा लॉस डिवाइड बाई सीपी। सीपी का अर्थ क्या होता है? कॉस्ट प्राइस, जितनी में वस्तु को हमने खरीदा है, और मल्टीप्लाई में क्या रहेगा? 100 रहेगा। तो लॉस तो हमारा हो गया 500 का, खरीदा कितने में था? 6000 में, इनटू में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, तो ये 2 से भाग करेंगे 25 बटे में 3 आएगा, और 3 से भाग करेंगे 3 अट्ठे 24 पॉइंट लगेगा, 1 10 हो जाएगा, 3 किया 9, 8.33% का क्या रहेगा? लॉस रहेगा। लॉस परसेंटेज लॉस डिवाइड में सीपी इंटू में 100, प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट डिवाइड में सीपी इंटू में 100। चाहे कोई सी भी परसेंटेज निकालनी हो, दोनों के डिवाइड में क्या रहता है? सीपी रहता है। तो 8.33% आपका डी ऑप्शन क्या है यहाँ पे? बिल्कुल सही है। उम्मीद है सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 6, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पूछा गया है कि इन चारों ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन है, नंबर है, जो 9 से डिवाइड नहीं होगा। तो सबसे पहले 9 से डिवाइड का रूल हमें पता होना चाहिए कि 9 का डिवाइड रूल क्या होता है। 9 का डिवाइड रूल होता है सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट, जिसका कहने का अर्थ क्या है? यदि संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग 9 से भाग हो गया तो आपका नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। यदि अंकों का योग 9 से भाग नहीं हुआ तो नंबर आपका 9 से डिवाइड नहीं होगा। तो सबसे पहला ऑप्शन है आपका 1845। आप इनके अंकों का योग करेंगे तो 5 और 4 9 हो गया, 9 और 8 17 हो गया, 17 और 1 18 हो गया। तो इसके अंकों का जो योग है, वो सम है, वो कितना है? 18। और 18 हमारा 9 से भाग हो जाता है, तो ये तो 9 से भाग हो जाएगा, और हमें आंसर निकालना है जो भाग नहीं होगा। सेम उसी प्रकार इसके अंकों का योग 8 5 13 है, और 6 19, और 3 22, और 22 हमारा 9 से भाग नहीं होता, तो ये नंबर हमारा 9 से भाग नहीं होगा। तो नोट में पूछा, ये हमारा आंसर होगा। तो 3658 के अंकों का योग 22 है, और 22 9 से भाग नहीं होता है, तो हम कह सकते हैं ये संख्या भी हमारे 9 से भाग नहीं होगी, और यही हमारा आंसर रहेगा, क्योंकि आपसे नहीं में पूछा है, यस में नहीं पूछा है। इससे आगे आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, आपको गिवन है दो संख्याओं का गुणनफल, प्रोडक्ट दे रखा है, और उनका एलसीएम 352 है, तो उनका एचसीएफ क्या होगा? तो आपने रूल पढ़ा होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो संख्याओं का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो संख्याओं का गुणनफल, जो बराबर होता है एलसीएम मल्टीप्लाई में एचसीएफ के। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल होता है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ के। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं। प्रोडक्ट कितना है आपका? गुणनफल दे रखा है 1408 1408, और हमारा जो एलसीएम है वो कितना है? 352 है, और आपको एचसीएफ निकालना है। तो देखिए कितने पे डिवाइड जाएगा? ये आपका डिवाइड जाएगा 4 पे। 352 से कंप्लीटली डिवाइड हो गया 4 पे, तो हमारा एचसीएफ क्या हो गया? 4 हो गया। तो इसका जो आंसर रहेगा डी ऑप्शन होगा 4। तो आपको ध्यान रखना है कि दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा बराबर होता है एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम के। क्वेश्चन नंबर 8, यदि एक कार 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से 150 किलोमीटर यात्रा करती है, तो उसे यात्रा पूरी करने में कितना समय लगेगा? ये आपका क्वेश्चन है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये आपको क्या दे रखी है? स्पीड दे रखी है। ये आपकी क्या है? डिस्टेंस है। टाइम निकालना है, और टाइम का जो फॉर्मूला होता है आप भी जानते हो, डिस्टेंस के अपन में क्या होता है? स्पीड होता है। आपकी डिस्टेंस 150, स्पीड 50, डिवाइड कर देंगे 3 घंटे। 50 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में 50, तो 150 के लिए कितने घंटे चाहिए? 3 घंटे चाहिए। सी ऑप्शन। बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन है, बस फॉर्मूला पुट किया आंसर। वन लाइनर क्वेश्चन है कि पेन चलाने की भी जरूरत नहीं होगी इसमें। क्वेश्चन नंबर आपका 9, यदि एक निश्चित धनराशि पर 6% वार्षिक की ब्याज दर पर
2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 960 रुपए है, तो समान अवधि और समान ब्याज दर पर समान धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। चक्रवृद्धि ब्याज जो सीआई जो होता है उसमें आपको क्या करते हैं, जो सिंपल इंटरेस्ट होता है उसका भी इंटरेस्ट लिया जाता है, ये आप भी जानते हो। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 वर्ष का साधारण 960 है, तो बताइए 1 साल का कितना होगा। 1 साल का 480 होगा नहीं होगा, दूसरे का 480, तभी तो 2 का 960 हुआ कि 2 वर्ष का 960 है, तो पहले साल का 480 और दूसरे साल का भी 480। अब चक्रवृद्धि सीआई में क्या डिफरेंस होगा, जो आपका पहले साल का जो इंटरेस्ट था उसका भी इंटरेस्ट अगर दे दिया जाए तो वो सीआई में चेंज हो जाएगा। जो पहले वर्ष का आपका एसआई जो है, साधारण ब्याज जो है, यदि हम उसका भी इंटरेस्ट दे देते हैं तो वो हमारा क्या बन जाएगा, फिर कंपाउंड बन जाएगा। तो हमारा इंटरेस्ट क्या है, 480 है। आपकी रेट कितनी है, 6%, जो कितना आएगा, 6 के डिवाइड में 100 रहेगा। और टाइम की वैल्यू क्या होगी, 1 रहेगी, क्योंकि जब इंटरेस्ट का इंटरेस्ट दोगे तो उसके लिए 1 ही साल बाकी है। 0 से 0 कैंसिल, 6 48, 4 24 और 4 28, और डिवाइड में 10 है, इसका लगा देंगे पॉइंट, तो 28.8। अब सीआई बताना है कि सीआई कितना होगा, तो तीनों वैल्यू को ऐड कर लेंगे, तो 960 तो वही हो गया, प्लस में 28.8, तो ये हो गया 988.8 रुपए। तो आपका बी ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पे, सही होगा। अगर समझ नहीं आया फिर से एक बार दोबारा सुन लीजिए क्या होता है। यदि आपको 2 साल का साधारण ब्याज दे रखा है और वो आपसे पूछ रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज बताइए क्या होगा, तो सबसे पहले ये समझिए कि डिफरेंस क्या आने वाला, क्या अंतर आएगा। बस आपको क्या करना है, जो पहले वर्ष का पहले साल का जो साधारण ब्याज होगा, केवल उसका इंटरेस्ट और निकाल के जोड़ देना है। पहले साल का जो आपका साधारण ब्याज होगा, केवल उसका ब्याज निकाल के उसमें जोड़ देना है, तो वो आपका 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। तो 2 साल का साधारण 960 था, तो मैंने 1 साल का निकाला, तो 1 साल का आधा हो जाएगा, 480 बनेगा। आप भी जानते हो। अब मैंने क्या बोला था, यही तो बोला है कि जो पहले साल का जो ब्याज है उसका ब्याज निकालना है, तो ये मूलधन का काम करेगा, प्रिंसिपल का काम करेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 6% है, 6/100 आएगा, और टाइम की वैल्यू क्या होगी, 1 रहेगी। क्योंकि जो पहले साल का जब ब्याज आएगा तो 1 साल तो पूरा हो गया, उससे आगे केवल 1 ही साल बाकी है, इसी वजह से टाइम की वैल्यू क्या है, 1। सॉल्व आउट किया तो कितना आ गया, 28.8। अब चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो साधारण ब्याज तो पूरा ही लेना 2 साल का, उसमें ब्याज और जोड़ देना 1 साल का, तो 988.8 रुपए आपका चक्रवृद्धि ब्याज रहेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट रहेगा। तो बी ऑप्शन क्या है यहाँ पे सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें आपको गिवन है एम एन पी का रेशो गिवन है। सबसे पहले तो एम रेशो एन रेशो पी गिवन है, जिसकी वैल्यू कितनी है, 3, 7, 5। और दूसरा रेशो जो आपको गिवन है वो गिवन है पी का और क्यू का, वो कितना है, 1:2। तो सबसे पहला काम क्या होगा, इन दोनों में आपको ये देखना है कि कौन सा अल्फाबेट कॉमन है। दोनों में कॉमन जो अल्फाबेट है वो क्या है, पी है। दोनों रेशो में कॉमन अल्फाबेट क्या है, पी है। जो कॉमन अल्फाबेट है उसका दोनों में मान सेम दिखा दो, उनका मान दोनों में क्या करना, सेम करना है। तो यहाँ पे मान कितना है, 5, और यहाँ पे कितना है, 1। तो इसको सेम करने के लिए मैं इसमें किसका गुना कर दूं, 5 का गुना कर दूं। जब आप 5 का गुना करोगे 5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। रेशो का रूल है, आपने यदि किसी नंबर से मल्टीपल किया है तो कंप्लीट रेशो में मल्टीपल जाएगा। तो मैंने 5 का इंटू किया, 5 × 5 5 दूनी 10। आंसर किसका पूछा था, एम रेशो क्यू पूछा है, तो एम का मान क्या होगा, 3 रहेगा, और क्यू का मान क्या हो गया, 10 हो गया। तो एम रेशो क्यू क्या रहेगा हमारा, 3:10 होगा, और यहाँ पर बी ऑप्शन क्या रहेगा, सही होगा। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी रेशो को कॉमन करना हो तो बस ये देखना होता है कि कौन सा अल्फाबेट कॉमन है, उसी की वैल्यू को सेम करना होता है, कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करने से वो सेम आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यदि किसी वस्तु पर 50% की छूट देने के बाद भी 50% का लाभ होता है, वस्तु पर कोई भी छूट न देने पर लाभ परसेंट कितना होगा। सबसे पहले एमआरपी की बात कर लेते हैं। एमआरपी 100% हो गया,
इस पर हम डिस्काउंट दे रहे हैं 50% का, तो हमारा जो सेलिंग प्राइस बनेगा 50 ही बनेगा, कि 100 पर 50% आधा की छूट दे रहे हो तो कीमत आधी बचेगी, एसपी 50 हो गया। लेकिन फिर भी कह रहा है कि हमें 50% का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, और प्रॉफिट का अर्थ क्या हो गया, सीपी से ज्यादा है। तो फॉर्मूला क्या होता है, सीपी मल्टीपल 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंट डिवाइड बाय 100 इक्वल क्या होता है, एसपी होता है। तो सीपी हमें निकालना है, सीपी मल्टीप्लाई में प्रॉफिट कितने का, 50 का, तो 150 बनेगा, डिवाइड में 100 बराबर एसपी 50 हो गया। सॉल्व करते हैं, 0 से 0, 5 से 3, तो ये आपका आ गया 100 डिवाइड बाई कितना हो गया, 3 हो गया। कितना हो गया, 100 डिवाइड बाई 3 हो गया। तो हमारा जो सीपी होगा वो हो गया 100 डिवाइड बाई 3। उम्मीद है समझ में आया होगा सभी को। एमआरपी से एसपी निकाला है, एसपी के बाद मैंने सीपी निकाला है। सीपी निकालने का मैंने फॉर्मूला लिखा है, अब मैं इसको रब कर रहा हूं। अब ये हमारा रेशो में आ रहा है, ये सिंपल है, तो उस फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन को हटाने के लिए आप 3 का इंटू कर सकते हैं, तो ये आपका 300 हो जाएगा, ये आपका 150 हो जाएगा, और ये आपका 100 हो जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है यदि मैं कोई डिस्काउंट नहीं देता हूं, इट मींस 300 रुपए में ही बेच देता हूं। डिस्काउंट नहीं देने का अर्थ क्या है, जो मैंने आपको एमआरपी बताया है उतने में ही बेच रहा हूं, तो मुझे बताइए प्रॉफिट क्या होगा। तो प्रॉफिट बनेगा 200 रुपए का। फिर 100 में खरीदा था, 300 में बेच रहा है, परसेंटेज बनाएंगे, प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट डिवाइड में सीपी इनटू में 100, क्योंकि आपका सीपी भी 100 है इसलिए डिवाइड में 100 आया, 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो कितना बन गया, 200%। तो बी ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पे, सही होगा, 200% का क्या रहेगा इसमें, प्रॉफिट रहेगा। क्लियर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। W और X मिलकर एक काम को 40 दिनों में पूरा करते हैं। W और X मिलकर करते हैं 40 दिन में, X और Y मिलकर करते हैं 60 दिन में, W X Y तीनों मिलकर करते हैं 30 दिन में। तो सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे, और एलसीएम क्या होता है, टोटल वर्क होता है। तो 30 60 40 का जो एलसीएम आएगा 120 रहेगा टोटल वर्क। अब काम को डिवाइड करेंगे समय से, तो इफिशिएंसी निकालेंगे, 40 से भाग किया 3, 60 से भाग किया 2, 30 से भाग किया 4। ठीक है ना। तो W और X दोनों मिलके 3 काम करते हैं, X और Y मिलके 2 काम करते हैं, और W X Y मिलके 4 काम करते हैं। अब काम किस पे कराना है, काम कराना है W और Y पे। अगर W और Y पे काम कराना है तो W की क्षमता भी चाहिए और Y की भी क्षमता चाहिए। अब W और Y की क्षमता कैसे निकालेंगे, अगर मैं थर्ड कंडीशन में से फर्स्ट को माइनस करता हूं, थर्ड वाली में से फर्स्ट को माइनस करता हूं, तो मेरा X से X कैंसिल हो जाएगा, W से W कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा Y, और Y की जो क्षमता आएगी 4 में से 3 गया 1। ध्यान रखना, मैंने थर्ड में से फर्स्ट को माइनस किया है, तो W से W कैंसिल किया है, X से X कैंसिल किया, केवल Y बच गया, 4 में से 3 गया तो 1। अब मुझे क्या निकालना है, W चाहिए। W निकालने के लिए थर्ड में से सेकंड को माइनस कर दो, अब की बार W बच जाएगा, तो X से X कैंसिल, Y से Y कैंसिल, तो यहाँ पे 4 माइनस 2 कितना हो गया, 2 हो गया। तो W और Y की क्षमता मिला के कितनी बन गई, दोनों की क्षमता होगी 3। W और Y की क्षमता कितनी होगी, 3। टाइम निकालना है समय, और टाइम निकालने का फॉर्मूला वर्क, काम कितना 120 डिवाइड में क्षमता, और 3 से भाग करेंगे 40। तो W और Y मिलकर काम को पूरा कर देंगे 40 दिन में। तो ए ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, सही रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13 ये भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। अमर सचिन से 10% अधिक कार्य कौशल है। अमर सचिन से 10% ज्यादा है, अमर ज्यादा है तो सचिन को 100 मानेंगे, ये 10 ज्यादा होके 110 बन गया, कि अमर की क्षमता सचिन से ज्यादा है तो सचिन को 100 माना, 110 हो गया, 0 से 0 कैंसिल, 11 अनुपात 10, ये इनकी क्षमता का रेशो है।
क्षमता का अर्थ एक दिन में कितना काम करते हैं। अमर 11 काम करता है और सचिन आपका 10 काम करता है। सचिन अकेले किसी काम को 44 दिन में पूरा कर सकता है, तो आपको यहां पर यह निकालना है कि सचिन 44 दिन में कितना काम करेगा। सचिन का काम निकालेंगे, सचिन का 44 दिन का काम, और 44 दिन का काम निकालने के लिए एक दिन का काम पता होना चाहिए पहले तो एक दिन का काम कितना है 10, एक दिन का 10 है, तो 44 दिन का कितना हो गया 440 हो गया। यदि सचिन एक दिन में 10 काम करता है, क्षमता निकाल रखी है, एक दिन का 10, 44 दिन का 440। तो अमर अकेले, अब अमर का समय बताना है और समय निकालने के लिए काम की वैल्यू 440 डिवाइड में अमर की क्षमता, अमर की क्षमता क्या है 11, 11 से भाग करेंगे, 11 चौक 44, 40। तो अमर अकेला पूरा कर देगा उसे 40 दिन में। डी ऑप्शन क्या रहेगा सही होगा। तो सबसे पहले इसमें रेशो निकल के आता है। पहला काम क्या होता है रेशो, रेशो किसका होता है क्षमता का। उसके बाद नंबर ऑफ डेज आपको गिवन होगा, उसका मल्टीपल कर देंगे, मल्टीपल उसी में करना होगा जिसने वो काम किया है। अब 44 दिन में किसने काम किया था सचिन ने, तो मैंने सचिन के साथ मल्टीपल कर दिया, 44 गुना के 10 440। डिवाइड किससे करना होगा जिसको काम करना है, अमर को करना है तो अमर की वैल्यू से मैंने इसको डिवाइड कर दिया। तो 440 को 11 से भाग किया 40 दिन। डी ऑप्शन क्या होगा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 28,000 रुपए में एक रेफ्रिजरेटर बेचने पर अनुराग को 30% की हानि होती है। यदि वह 25% का लाभ अर्जित करना चाहता है तो उसे कितने रुपए में बेचना होगा। 28,000 रुपए में बेचने पर, तो ये हमारा क्या हो गया सेलिंग प्राइस हो गया। 30% की हानि होती है, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं कि मुझे 30% का नुकसान हुआ है तो मेरा सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए, तो मेरा सेलिंग प्राइस 70% होना चाहिए। कितना होना चाहिए 70%, और 70% की वैल्यू मैंने कितनी रखी है 28,000, क्योंकि सेलिंग परसेंटेज सेलिंग वैल्यू। तो 1% निकालेंगे तो डिवाइड कर देंगे, ये आएगा आपका 400। 25% का लाभ चाहिए तो एसपी हो जाएगा 125, क्यों सीपी 100, 25 का लाभ 125, तो 125 गुना में 400, तो ये आपका आएगा 0,500, तो 50,000 रुपए कितना हो जाएगा 50,000 रुपए। डी ऑप्शन यहाँ पर भी क्या है फिर से अगेन सही होगा कि एक ही वस्तु की दो कीमत लगाना और एक कीमत आपको गिवन है, उसकी दूसरी कीमत पूछ रहा है आपसे। पहली कंडीशन पे लॉस हो रहा है, दूसरे पे प्रॉफिट हो रहा है, तो लॉस परसेंट 30 था तो एसपी आ गया 70। 70 की वैल्यू जो वैल्यू आपको गिवन है एक का डिवाइड करके, 25 का प्रॉफिट है 100 में ऐड कर देंगे 125। क्वेश्चन नंबर 15 आपका, एक कक्षा में 30 छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष है। कक्षा में 30 छात्र हैं, उनका एवरेज कितना 20। यदि प्रत्येक छात्र की आयु में 5 वर्ष की वृद्धि की जाती है तो औसत आयु में कितनी वृद्धि होगी। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारी कक्षा में 30 छात्र हैं, उनका एवरेज कितना 20। एवरेज का अर्थ यहाँ पे ये माना जाता है एक तरीके से कि सभी की जो एज है वो 20-20 वर्ष है। सभी की एज क्या 20 वर्ष है, इट मींस इक्वल को बोला गया कि अगर वैल्यू इक्वल है तो वही आपका क्या है एवरेज है। तो 30 विद्यार्थी हैं कक्षा में और उन सभी की आयु, प्रत्येक की आयु 20-20-20 वर्ष है, तो हम बोल सकते हैं उनका एवरेज क्या 20 ही है। अब कह रहा है प्रत्येक छात्र की आयु में 5 की वृद्धि कर रहे हैं, जब प्रत्येक छात्र में 5 की वृद्धि होगी तो सबकी आयु भी क्या बढ़ेगी 5 ही बढ़ेगी। जब आयु भी 5 बढ़ेगी तो औसत भी 5 ही बढ़ेगा, क्लियर सी बात है। तो एवरेज में कितने की वृद्धि होगी, फिर 5 की ही वृद्धि होगी यदि वह प्रत्येक छात्र की आयु में 5 की वृद्धि कर रहा है। तो डी ऑप्शन क्या होगा सही होगा। अगर पूछ लेता है नया एवरेज क्या होगा, तो नया एवरेज 25 आता, पुराना 20 था, 5 ऐड करके नया एवरेज तो 25 आएगा, लेकिन बस पूछा क्या था वृद्धि कितने की हुई 25 माइनस 20 वही 5। तो डायरेक्टली बोल सकते हैं यदि प्रत्येक छात्र की आयु में 5 की वृद्धि हो रही है तो एवरेज में भी केवल 5 की ही वृद्धि रहेगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो और भी आसान क्वेश्चन दे रखा है ये भी। x रेसो y गिवन है 11/5, तो आपसे पूछा है x माइनस वाई और x प्लस वाई क्या होगा।
तो x में से y को माइनस कर देंगे यहाँ पे, तो इधर x में y को प्लस कर देंगे, माइनस करके 6 आएगा, प्लस करके 16 आएगा, 2 से डिवाइड 3 8, डिवाइड करके कितना हो गया 3/8। तो डी ऑप्शन क्या है, सही है। नेक्स्ट, परसेंटेज दे रखा है, बार लगा के फ्रैक्शन में पूछा है कि 0.411 के ऊपर बार है। सिंप्लीफाई करना कैसे करते हैं, तो सबसे पहले आपका जो कंप्लीट नंबर है, कंप्लीट नंबर कितना है आपका 41 है, डेसिमल के बाद का देखना है, डेसिमल के बाद कितना कंप्लीट नंबर है 41, माइनस करना होगा जिसपे बार नहीं है, माइनस किसको करना है, जिसपे बार नहीं है, और बार किस पे नहीं है 4 पे। तो 41 में से माइनस कर दिया 4 को, डिवाइड, जितने डिजिट पे बार होता है, जितने डिजिट पे बार होता है उतने 9 आते हैं, और जितने डिजिट पे बार नहीं आता उसकी 0 आती है। तो बार एक डिजिट पे दे रखा है 9 आएगा, एक पे बार नहीं है उसकी भी 0 आएगी। तो ये आएगा आपका 40 डिवाइड में 90, 0 से 0 कैंसिल, 4/9 होगा। तो बार जो होता है डेसिमल के बाद आता है, लास्ट वाले डिजिटों पे ही आता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पॉइंट के बाद का कंप्लीट नंबर लेना है। पॉइंट के बाद कितना था 41, तो मैंने पूरा 41 लिया है। माइनस किसको करना है, माइनस करना है जिसपे बार नहीं आ रहा, जितने डिजिट पे बार नहीं है। बार किस पे नहीं था 4 पे, तो मैंने 4 को ही केवल माइनस किया है। डिवाइड क्या करना है, जितने डिजिट पे, जितने अंकों पे बार लगा रखा है उतने तो 9 लेने हैं, और जितने अंकों पे बार नहीं है उतनी 0 लेनी है। तो केवल एक अंक पे बार है तो एक ही 9 आएगा, एक पे बार नहीं है इसकी 0 आएगी। तो 41 में से, सॉरी गलत कर दिया, 41 में से 4 को जब माइनस करेंगे तो ये आपका आएगा 37, कितना आएगा 37, डिवाइड में क्या है 90। तो 37 डिवाइड बाई 90, ये ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। ठीक है ना, माइनस करने में ध्यान नहीं दिया, 1 माइनस कर दिया था। तो 37 डिवाइड बाई 90 आपका ए ऑप्शन क्या होगा, सही होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, आपको एचसीएफ निकालना है। 258, 301, 387। एचसीएफ निकालेंगे, संख्याओं का डिफरेंस ले लेंगे, 11 में से 8 गया 3, 9 में से 5 गया 4, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है 43 43। ऐसे हम इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, 6 8, इनका 86 आएगा, इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा 43 आएगा। तो हमारा जो डिफरेंस आया 43 आया है, ये आपको चेकआउट करना है कि किस ऑप्शन से डिवाइड जा रहा है। तो 43 आपका प्राइम नंबर है, अविभाज्य संख्या है, जो केवल 43 से ही भाग जाता है, तो 43 इसका क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ निकालने का मेथड है कि एचसीएफ कभी भी संख्याओं के डिफरेंस से बड़ा नहीं होता, कभी भी नहीं होता, या तो इक्वल होता है या फिर उसका कोई फैक्टर होता है। अगेन सुन लो, एचसीएफ संख्याओं के अंतर से अधिक नहीं होता है, या तो डिफरेंस के ही इक्वल आता है या डिफरेंस का फैक्टर रहता है। तो डिफरेंस आया 43, प्राइम नंबर है तो इसका फैक्टर 43 का 43 ही आएगा, तो 43 यहाँ पे क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 19, 1 किलोग्राम गेहूं के मूल्य में 50% की वृद्धि होती है, कि हमने मूल्य में कितने की वृद्धि करी 50 की, तो वृद्धि 25 रुपए ही है, कि 50% वृद्धि करने का अर्थ है 25 रुपए बढ़ना, लिख रखा है। तो 50% का अर्थ हो गया 25 रुपए की वृद्धि, क्योंकि ये भी इंक्रीज बोला है और यहां पर भी इंक्रीज ही बोला है। तो मैं 1% निकालूंगा, 25 डिवाइड में आएगा 50, जो कितना होगा 1/2 होगा। गेहूं का नया मूल्य पूछा है, नया मूल्य कितना होगा 150% हो गया, क्योंकि 100% तो वास्तविक होता है, ओरिजिनल होता है 100%, और नए में क्या हो रहा था 50 की वृद्धि हुई है, तो नया मूल्य आएगा 150%। तो 1/2 मल्टीप्लाई में 150, 2 से डिवाइड करेंगे तो 75 रुपए, कितना हो जाएगा 75 रुपए 75, सी ऑप्शन। चलते अगले क्वेश्चन पे 20 पे। एक निश्चित धनराशि पर 3 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज 1782 है, 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है। उसी धनराशि पर समान ब्याज दर पर 10 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज क्या होगा, 10 वर्ष का बताना है। तो 3 वर्ष का कितना है सिंपल, 3 का है 1782,
तो मैं 1 का निकाल दूंगा, यहां से 1 का निकालेंगे तो डिवाइड कर देंगे, 3 पंजे 15, 2 बचेगा 28, 3 नम 27, 3 चौक 12, 594 रुपए एक वर्ष का। तो 10 का निकालेंगे, 10 का इंटू कर देंगे तो 5,940 रुपए। तो ये आपका 10 वर्ष का क्या रहेगा, सिंपल इंटरेस्ट रहेगा। क्योंकि आपको 3 का दे रखा तो 1 का निकाल देंगे, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हर साल का क्या होता है, बराबर होता है। इस वजह से हम डायरेक्टली डिवाइड करके 1 साल का निकाल देंगे और जितने साल का पूछा है उतने का इंटू कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि राशि भी सेम है, रेट भी सेम है, केवल टाइम का डिफरेंस दिया है। तो इंटरेस्ट तो इक्वल चलेगा हर ईयर का, हर वर्ष का, केवल इंटू करना है आपको। तो 5,940 रुपए इसका क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट होगा, 10 वर्ष का होगा। तो ये आपके कंप्लीट क्वेश्चन थे, आपका पेपर का पूरे 20 के 20 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन था। उम्मीद है सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया है तो आप वीडियो को दोबारा चला के देख सकते हो। दूसरा, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है ग्लोबल एकेडमी होडल के नाम से, ठीक है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। आपको इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको इस टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगी। आप दूसरा, यदि आपको क्लास अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के पास। उम्मीद है सभी को अच्छे समझ में आएगा और आपको कंप्लीट चैप्टर का सॉल्यूशन भी आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा हमारे चैनल पे। धन्यवाद।